Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 17 January 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about docking experiment of SPADEX mission has been successful. So this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं और फिर करंट कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे। वैसे भी हमने स्पेडेक्स मिशन के बारे में देखा था लगभग 15-20 दिनों पहले। एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं एंड देन वी विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। से 30 दिसंबर को एक मिशन लॉन्च किया था इसरो ने, हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो ने, जिसका नाम था स्पेडेक्स मिशन। दिस मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन बोर्ड PSLV C60। सो दिस वाज द लॉन्च व्हीकल या रॉकेट आप कह सकते हैं, और उसके मदद से स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया गया था। स्पेडेक्स मिशन के अंदर तो अलग अलग तरह के पेलोड्स थे, बट उसमें एक इम्पॉर्टेंट पेलोड्स अगर उनकी हम बात करें तो दो इम्पॉर्टेंट पेलोड्स या दो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो स्पेडेक्स मिशन के अंतर्गत थे वो थे SDX-01 जिसका नाम है चेजर है, एंड SDX-02 जिसका नाम टारगेट है। दोनों सैटेलाइट्स का वेट लगभग 220 किलोग्राम के आसपास है, और इन दोनों सैटेलाइट्स को पहले PSLV C60 की मदद से अर्थ के अराउंड लगभग 475 किलोमीटर की हाइट पे इनको एक ऑर्बिट में लॉन्च किया गया। सो बोथ ऑफ देम वेर फर्स्ट ऑफ ऑल पुट इनटू अ स्टेबलाइज्ड ऑर्बिट at a height of about 475 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब दोनों ऑर्बिट करने लगे अराउंड द अर्थ। अब जो अगला स्टेप था इन दिस पर्टिकुलर मिशन, द प्लान्ड मैनूवरिंग फर्दर गोइंग अहेड वाज कि अब इन दोनों जो सैटेलाइट्स थे चेजर और टारगेट, इनको आपस में जोड़ना था, इंटीग्रेट करना है। इसको कहा गया डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। एक बार जब ये डॉक हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए, आपस में लिंक हो जाए पूरी तरीके से, एंड वंस दे स्टार्ट एक्टिंग एज वन यूनिट, तो वैसे ही स्पेस में अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करते करते इनको एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होना था, और उसके बाद इंटीग्रेट होने के बाद दे वुड मूव अराउंड द अर्थ इन द ऑर्बिट एज वन एंटिटी। और फिर पावर ट्रांसफर, जैसे कैसे पावर बैंक की मदद से हम लोग पावर ट्रांसफर करते हैं मोबाइल फोन में, वैसे ही पावर ट्रांसफर किया जाना था। तो पावर ट्रांसफर जो टेक्नोलॉजी हम लोग डॉकिंग के बाद हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं विथ हेल्प ऑफ दिस मिशन, दैट वुड बी यूजफुल इन फ्यूचर स्पेस मिशंस, जहाँ पे हम रोबोट्स को भेजेंगे स्पेस में और उन रोबोट्स को टाइम टू टाइम चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो अर्थ से फिर हमें दूसरे चार्जर मिशंस भी भेजने होंगे। तो इसको टेस्ट करने के लिए डॉकिंग के बाद पावर ट्रांसफ़र टेस्ट भी किया जाना है। और एक बार जब पावर ट्रांसफ़र हो जाए तो फिर ऑर्बिट करते करते ही दोनों को एक दूसरे के साथ अनडॉक भी होना है, मतलब सेग्रीगेट भी होना है। सो ये 3 स्टेप्स किए जाने हैं इन दिस मिशन, जहाँ पे चेजर और टारगेट एक दूसरे के साथ डॉक होंगे, फिर पावर ट्रांसफर करेंगे और फिर अनडॉक होंगे। अनडॉक होने के बाद यानी कि सेग्रीगेट होने के बाद these two satellites will keep on orbiting around the earth and will stay in that orbit for next 2 years, and some experiments will be conducted over a period of time with help of these two payloads. करंट न्यूज़ ये है कि 30 दिसंबर को स्पेडेक्स मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च करने के बाद इन दोनों सैटेलाइट्स को अर्थ के अराउंड एक स्टेबलाइज्ड ऑर्बिट में पुट करने के बाद नाउ डॉकिंग also has been conducted in successful manner. It means these two satellites have been integrated with each other in successful manner. This make India fourth country in the world after US, Russia and China to achieve this feat. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये जो डॉकिंग एक्सपेरिमेंट हमने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है, इसका अब इस्तेमाल किया जाएगा इसरो के आने वाले स्पेस मिशंस में, जैसे चंद्रयान 4 मिशन। वहाँ पे हमें मून सरफेस से कुछ सैंपल वापस लेकर के आना है अर्थ पे, दैट इज सैंपल रिटर्न मिशन, एंड फॉर दैट डॉकिंग वुड बी रिक्वायर्ड इन दैट इंटायर प्रोसेस। मून से एक पेलोड जो है वो सैंपल कलेक्ट करेगा, वापस से वो मून के अराउंड आकर के ऑर्बिट करना शुरू करेगा,
अर्थ से हम एक रिटर्नर मिशन भेजेंगे जिसको जा करके उस सैंपल कलेक्टर के साथ डॉक होना है, इंटीग्रेट होना है और वापस से दोनों को अर्थ पे आना है। सो फॉर चंद्रयान 4 डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इन द स्पेस इज इंपॉर्टेंट, बट अभी तो हमने अर्थ के अराउंड डॉकिंग किया है, नाउ वी विल हैव टू डू द सेम या सिमिलर डॉकिंग अराउंड द मून। साथ ही साथ भारत अपना लॉन्च करना चाहता है खुद का स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035। सो फॉर such kind of space station also docking experiment is going to be a building block। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आपसे मेंस में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्पेडेक्स मिशन का सिग्निफिकेंस क्या है और उससे फ्यूचर में क्या क्या और पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, मैं थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके दे रहा हूँ, पूरा पूरा आंसर लिखने के बजाय थोड़ा सा हिंट्स, जहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि आपको तकलीफ हो सकती है वहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके दे दिया है, ताकि पूरा पूरा आंसर भी ना हो, थोड़ा आपको भी एफर्ट डालना पड़े, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्सो फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट ओनली। इट इज अबाउट थर्ड लॉन्च पैड ऑफ इसरो एट श्रीहरिकोटा। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं लॉन्च पैड होता क्या है। तो एक ऐसा स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म जहां से हम रॉकेट्स को स्पेस में छोड़ पाएं, भेज पाएं, और वो रॉकेट्स फिर क्या करते हैं, अपने ऊपर जो लगे हुए पेलोड्स हैं यानी कि सैटेलाइट्स हैं उनको जा करके एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, डिजायर्ड ऑर्बिट में पुट करते हैं। सो ये काम होता है लॉन्च पैड का। तो इस पर्टिकुलर इमेज में आप देखें तो ये कहा जाएगा, ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं ये है लॉन्च पैड, ये है रॉकेट और इसके ऊपर जो लगे हुए सैटेलाइट्स हैं उनको कहा जाता है पेलोड। अब अगर बात की जाए इसरो की, जो हमारे देश की स्पेस एजेंसी है, तो उसके पास मौजूदा टाइम में, इन करेंट टाइम, इट हैज वन फंक्शनल लॉन्च पोर्ट। तो एक जगह है जहां पे इसरो के अपने लॉन्च पोर्ट हैं, वो जगह है इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। उस लॉन्च पोर्ट का नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑफ इसरो एट श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। इस लॉन्च पोर्ट इन श्रीहरिकोटा में दो लॉन्च पैड हैं। तो दो ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं इन दिस पोर्ट एट श्रीहरिकोटा। द फर्स्ट लॉन्च पैड, it was created about 30 years ago. It was mainly created for PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। साथ ही साथ इट कैन ऑल्सो सपोर्ट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, छोटे छोटे सैटेलाइट्स के लिए SSLV को भी सपोर्ट कर सकता है हमारा पहला लॉन्च पैड। तो दूसरा लॉन्च पैड है सेकेंड लॉन्च पैड, ये थोड़ा ज़्यादा रोबोस्ट है। इट हैज़ बिन क्रिएटेड फॉर GSLV एंड इट्स मैक 3 वर्जन, जिसका नाम है LVM3। This second launch pad is more robust, more stable, so it can provide platform या basis for PSLV also. बट SLP यानी कि सेकेंड लॉन्च पैड के भी बने हुए लगभग 20 साल हो गए हैं। अब करंट न्यूज ये है कि हमारी सरकार ने थर्ड लॉन्च पैड एट सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑफ इसरो एट श्रीहरिकोटा बनाने का अप्रूवल दे दिया। इसके लिए टोटल लगभग 3,984 करोड़ रुपए खर्च होंगे इन नेक्स्ट 4 ईयर। सो इन कमिंग 48 मंथ्स इट इज एक्सपेक्टेड कि थर्ड लॉन्च पैड एट श्रीहरिकोटा लॉन्च पोर्ट विल बी क्रिएटेड। ये जो थर्ड लॉन्च पैड होगा, इट विल बी मोर डायनामिक, इट विल बी मोर अडेप्टेबल एंड इट विल बी सफिशिएंट टू सपोर्ट द नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स जो इसरो डेवलप कर रहा है। तो इसरो जो है वो GSLV है, GSLV का जो मैक 3 वर्जन है LVM3, उससे भी ज़्यादा सुपीरियर लॉन्च व्हीकल या रॉकेट डेवलप कर रहा है जिसका नाम होगा NGLV, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। एंड NGLV को सपोर्ट करने के लिए तीसरा लॉन्च पैड बनाया जा रहा है बाय इसरो इन श्रीहरिकोटा। NGLV की अगर बात की जाए तो NGLV would be superior as compared to the existing launch vehicle of the ISRO. For example, it can support या it can launch heavy payloads. For example, ये 10 से 20 टन तक का सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है इन लो अर्थ ऑर्बिट। लगभग 4 से 10 टन का सैटेलाइट को वो भेज सकता है इन जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट GTO। देखिए, लो अर्थ ऑर्बिट, अर्थ के अराउंड लगभग 200 से 500 किलोमीटर की हाइट तक को हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट कह सकते हैं। और अर्थ के
जो सरफेस है उससे लगभग 35,786 किलोमीटर की हाइट पे जो ऑर्बिट है उसको कहा जाता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जीईओ। क्योंकि इस ऑर्बिट में अगर हमने किसी सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया तो उसका जो टाइम पीरियड होता है पूरा एक सर्कल या एक रोटेशन कंप्लीट करने का, दैट इज 24 आवर्स। वो टाइम पीरियड अर्थ के रोटेशन से मिलता है, बराबर होता है। इस कारण से इस ऑर्बिट में अगर हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो वो सैटेलाइट उसी रफ्तार से रोटेट करेगा या मूव करेगा जिस रफ्तार से अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे। इसकी मदद से क्या होगा कि वो सैटेलाइट अर्थ के एक पर्टिकुलर हिस्से के ऊपर ही हर वक्त रहेगा। क्योंकि ये सैटेलाइट जब यहाँ है तो उसके बिल्कुल नीचे अर्थ का ये वाला हिस्सा है। जब ये सैटेलाइट थोड़ा आगे गया तब तक ये हिस्सा भी अर्थ का घूम करके यहाँ आ गया। सो दैट इज हाउ इट इज नोन एज जियो स्टेशनरी। अर्थ के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी रहेगा अगर सैटेलाइट को हम लोग 35,786 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे हमने लॉन्च किया तो। बट सीधा सीधा 35,786 किलोमीटर की हाइट पे लॉन्च करना किसी भी सैटेलाइट को पॉसिबल है नहीं। तो क्या किया जाता है, पहले उसको लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है और फिर लोअर अर्थ ऑर्बिट के बाद उसको एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में डाला जाता है। इसको कहा जाता है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, जीटीओ। और ये जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट जो है वो फिर इस्तेमाल किया जाता है, जो एलिप्टिकल शेप का होता है उसकी मदद से फिर इसको भेजा जाता है इनटू जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। आई जस्ट होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। ये जो रेड कलर से आप देख रहे हैं ये है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट जो 35,786 किलोमीटर की हाइट पे है। और ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं ये है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। इट इज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट यूज टू ट्रांसफर सैटेलाइट्स फ्रॉम द लो अर्थ ऑर्बिट। यहाँ पे जो होगा वो होगा लो अर्थ ऑर्बिट। इस लो अर्थ ऑर्बिट से निकाल करके जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में डालने से क्या होता है कि द सैटेलाइट ओवर पीरियड ऑफ टाइम इज पुट इनटू जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। जीटीओ से अल्टीमेटली वो पहुंच जाता है जीईओ में। तो जीटीओ में सैटेलाइट्स को डालने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा एनजीएलवी का। तो एनजीएलवी न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, इट कैन पुट अप टू 4 to 10 टन्स ऑफ सैटेलाइट इनटू जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। इसमें वो डाल सकता है जिसकी मदद से वो जा करके अल्टीमेटली वो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में चला जाए, जीईओ में चला जाए। इसमें आप भेज करके उसको धक्का दे दें, एक प्रॉपर थ्रस्ट दे दें तो इट कैन गो इनटू जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ये जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है इसके अंदर अलग अलग तरह के फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सॉलिड फ्यूल, सेमी क्रायोजेनिक एंड क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक इंजन्स आर दोज दैट कैन हैंडल फ्यूल एट अ वेरी लो टेम्परेचर अप टू -180 डिग्री सेल्सियस। तो होता क्या है कि क्रायोजेनिक इंजन के अंदर हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बट हाइड्रोजन को फ्यूल, और वो भी लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने के लिए उसका टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस के आसपास लेकर के जाना होगा। साथ ही साथ ऑक्सीजन को लेना पड़ता है -178 डिग्री सेल्सियस पे, तब जाकर के वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो इस तरीके से क्रायोजेनिक इंजन में बहुत लो टेम्परेचर को हैंडल करने की एबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज इट हैज़ टू डील विद फ्यूल दैट इज एट वेरी लो टेम्परेचर, -180 डिग्री सेल्सियस तक के आसपास। तो एनजीएलवी जब डेवलप हो जाएगा तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर अपकमिंग स्पेस मिशंस ऑफ इसरो लाइक गगनयान एंड चंद्रयान, गगनयान मिशन एंड चंद्रयान 4। तो एनजीएलवी को सपोर्ट करने के लिए, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च पैड नंबर 3 लाया जा रहा है इसरो के लिए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एनबीएफसीज अपर लेयर लिस्ट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इनके बारे में हमने अक्टूबर महीने में पिछले साल न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा था। लुक, दे आर फाइनेंस कंपनीज, मीन्स they also finance funds to business entities like banks। तो बैंक्स की तरह ही ये बिजनेस एंटिटीज को फंड अवेलेबल कराते हैं, इंडिविजुअल्स को फंड अवेलेबल कराते हैं, बट दे डू नॉट हैव बैंकिंग लाइसेंस रिलीज्ड बाय आरबीआई, येट दे परफॉर्म
फंक्शन सिमिलर टू द बैंक्स, बट दे आर रजिस्टर्ड एज ए कंपनी, दे आर नॉट ए बैंक, इसीलिए इनको क्या कहा गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी. दे आर रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, but they are engaged in giving loans like banks only. So that is why known as non-banking finance company. इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस एंड ऑल. तो आप मान लीजिए स्कूटर लेने गए, तो बजाज फाइनेंस वाला खड़ा रहता है ना कि हमसे लोन ले लीजिए. वो आप सोचोगे कि तुम कैसे लोन दे रहा है, तुम तो बैंक है नहीं. दे आर गिविंग लोन बिकॉज दे आर अलाउड टू गिव लोन सिंस दे आर फंक्शनिंग एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी. अब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसीज और बैंक्स में अंतर क्या है? दे आर रजिस्टर्ड एज कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट, जबकि बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949. बैंक्स कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स लाइक सेविंग्स एंड करंट अकाउंट में ले सकते हैं पैसा, जबकि एनबीएफसीज कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, दे कैन ओनली एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट्स, एंड बैंक कैन एक्सेप्ट बोथ डिमांड एज वेल एज टाइम डिपॉजिट. एनबीएफसीज डो नॉट मेक पार्ट ऑफ पेमेंट सिस्टम, मीन्स वो चेक वगैरह रिलीज नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड वगैरह, डेबिट कार्ड रिलीज नहीं कर सकते. बैंक्स कैन, और बैंक्स मेक पार्ट ऑफ द पेमेंट सिस्टम, मीन्स दे कैन इशू चेक या कार्ड्स. डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी है बैंक्स के अंदर, यानी कि बैंक्स में अगर आप पैसा जमा करते हैं तो हर एक अकाउंट में 5 लाख रुपए तक का जो पैसा आपका जमा है वो इंश्योर्ड है, यानी कि अगर बैंक डूबता है तो उस केस में 5 लाख रुपए तक का आपका पैसा जो है वो सेफ है, सिक्योर्ड है. यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस है 5 लाख रुपए तक का बैंक के अंदर. बट सच काइंड ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस इज नॉट देयर विद एनबीएफसीज. बैंक्स आर सब्जेक्टेड टू सीआरआर, एसएलआर, ये सब मैं इकोनॉमिक्स की क्लास में सिखाता हूँ, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. एनबीएफसीज में ये सब रिक्वायरमेंट नहीं है. तो बाकी सब हम लोग और आगे डिटेल में देखेंगे क्लास के अंदर, बट दिस इज द ब्रॉड सेग्रीगेशन बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसीज. अब एनबीएफसीज को इन जनरल आरबीआई उतना रेगुलेट नहीं करता है, उनके लिए इतने स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स नहीं बनाता जितना बैंक्स के लिए बनाता है. बट एनबीएफसीज में बहुत सारे इरेगुलरिटीज देखने को मिले ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम. तो इसी कारण से इन 2021 आरबीआई ब्रॉट मेनी रिफॉर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनिंग ऑफ एनबीएफसीज. उन रिफॉर्म्स में आरबीआई ने कैटेगराइजेशन किया एनबीएफसीज का, कि बेस लेयर एनबीएफसीज, मिडिल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर. तो इस तरीके से एनबीएफसीज का कैटेगराइजेशन किया गया. और हाल फिलहाल में आरबीआई हैज रिलीज द लिस्ट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज इन द अपर लेयर लिस्ट, और उसमें एनबीएफसीज में आरबीआई ने नाम दिया है टाटा एंड सन्स का, बजाज फाइनेंस का, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड का. इन सबको कैटेगराइज किया गया है इन अपर लेयर. न्यूज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने इस टॉपिक को लिया ताकि एक बार फिर से आपको एनबीएफसीज और बैंक्स के बीच में डिफरेंस रिवीजन करा दूं मैं. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, एफटीआई, ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, एफटीआई टीटीपी. अब हाल फिलहाल में जो भी चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं, ऑल ऑफ देम कुड बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए छोटी मोटी चीज़ें भी कवर करते चलेंगे. दिस पर्टिकुलर टॉपिक मेरे हिसाब से प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. मेंस में जीएस पेपर 2 में इंडियन डायस्पोरा में कहीं इसका जिक्र कर सकते हैं व्हाइल राइटिंग एन आंसर. तो देखते हैं क्या है ये मामला. एफटीआई टीटीपी न्यूज़ तो सरल है कि 7 अलग अलग एयरपोर्ट्स में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एफटीआई टीटीपी सिस्टम इनॉग्रेट किया है. क्या है एफटीआई टीटीपी? तो विदेशों से आने वाले जो लोग हैं, इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स मतलब क्या, जो विदेशों से लोग हमारे देश में आ रहे हैं, वो आराम से एयरपोर्ट पे चेकिंग कर पाए, उसके लिए एक डिजिटलाइज सिस्टम है एफटीआई, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम. तो इनिशियली तो इसको सिर्फ दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पे लाया गया था, अब इसको भारत के 7 अलग अलग एयरपोर्ट्स पे लॉन्च कर दिया गया है. इट एम्स टू सिंप्लीफाई एंड सिक्योर इंटरनेशनल ट्रैवल. सो दिस एफटीआई टीटीपी सिस्टम, इट विल फैसिलिटेट फास्टर, स्मूथर एंड सिक्योर इमिग्रेशन. इसमें क्या है कि आप पहले ही इसको अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर दीजिए, फिर वहाँ पे आप अपना बोर्डिंग पास अपलोड कर दें, और फिर उससे होगा क्या कि आप जैसे ही आएंगे आपका फेस आइडेंटिफाई कर लेगा, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन की मदद से तुरंत आपका इमिग्रेशन अप्रूवल हो जाएगा, मतलब आपको देश के अंदर आने दिया जाएगा. दिस एफ टी आई टी टी पी
will help Indian nationals who have gone outside come back to India. At the same time, it will also be applicable for overseas citizens of India. यानी कि जो भारत के नेशनल्स नहीं हैं बट दे आर ओवरसीज सिटीजन्स, यानी कि भारत मूल के लोग हैं, यानी कि भारत के लोग हैं बट अब भारत की सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं, ओसीआईस, उनके लिए भी एफटीआई टीटीपी हेल्पफुल रहेगा। तो ओसीआईस के बारे में थोड़ा और देखेंगे अगले पेज पे। The point is कि FTI TTP will help Indian nationals as well as OCI, overseas citizens of India, to move या immigrate to India in hassle free manner. OCIs कौन होते हैं? देखिए, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये एक स्कीम अनाउंस किया था भारत सरकार ने साल 2005 में, ओसीआई स्कीम बाय अमेंडिंग सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। इसके अंतर्गत कुछ एक पर्टिकुलर लोगों को ओसीआई डिक्लेयर किया गया, जो भारत के लोग हैं, भारत मूल के लोग हैं, यानी कि इंडियन ओरिजिन के लोग हैं बट दूसरे देशों में रह रहे हैं और अब वहाँ की सिटीजनशिप ले चुके हैं। तो ऐसे लोगों की भारत की सिटीजनशिप तो खत्म हो गई, बिकॉज भारत के अंदर तो डुअल सिटीजनशिप फॉलो नहीं होता, सो दे आर सिटीजन ऑफ सम अदर कंट्री येट दे आर हैविंग इंडियन ओरिजिन। इसीलिए उनको भारत के अंदर कुछ एक्स्ट्रा सहूलियत दी गई है अंडर दिस स्कीम, जिसका नाम है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम। तो इस ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम के अंतर्गत जिन लोगों का भी ओसीआई कार्ड बना हुआ है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड बना हुआ है, दे कैन हैव लाइफ लॉन्ग वीजा फ्री ट्रैवल फैसिलिटी टू इंडिया। बट ये सिर्फ उन्हीं देशों के लोगों के लिए है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से अलावा किसी और देश में जाकर के रह रहे हैं, एंड दे आर पीपल ऑफ या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए और पाकिस्तान और बांग्लादेश का नहीं होना चाहिए, तो वो एलिजिबल है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम के अंतर्गत। और एक बार जब उसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड मिल गया तो उसके बाद लाइफ लॉन्ग वीजा फ्री ट्रैवल कर सकता है। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है, किन किन लोगों को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम के अंतर्गत इंक्लूड किया जा सकता है? तो दोज पर्सन्स हु वेर एलिजिबल टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 या अर्लियर वॉज सिटीजन ऑफ इंडिया on or after 26 January 1950 but later on gave up their citizenship and adopted citizenship of some other country. ऐसे लोग या उनके चिल्ड्रन या स्पाउस, दे आर एलिजिबल फॉर हैविंग ओसीआई कार्ड अंडर ओसीआई स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2005। इससे क्या है बेनिफिट, क्या है कि दे कैन हैव मल्टीपल एंट्री, लाइफ लॉन्ग वीजा फ्री ट्रैवल टू इंडिया, दे विल हैव पैरिटी विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन सिटीजन्स एज फार एज, जैसे हम लोग क्या होता है कि कोई नेशनल पार्क देखने गए, कोई म्यूजियम देखने गए, तो इंडियन सिटीजन्स के लिए बड़ा कम फीस रहता है, जबकि फॉरेनर्स के लिए बहुत ज़्यादा फीस रहता है। बट अगर आपके पास ओसीआई कार्ड है तो आपको एक इंडियन सिटीजन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा व्हेन यू आर अबाउट टू विजिट एनी नेशनल पार्क और म्यूजियम और समथिंग लाइक दैट। बट ध्यान रहे, ओसीआई कार्ड होल्डर्स आर नॉट अलाउड टू वोट इन इंडियन इलेक्शन बिकॉज दे आर नॉट इंडियन सिटीजन्स। वोट करने का अधिकार तो सिर्फ सिटीजन्स को ही है। ध्यान रहे एक और बात, पहले भारत सरकार दो स्कीम चलाती थी, ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्कीम। कुछ देशों के लिए पीआईओ स्कीम था, कुछ देशों के लिए ओसीआई स्कीम था। इफेक्टिवली दोनों स्कीम के अंदर बहुत ज़्यादा कोई अंतर था नहीं। इट वॉज अननेसेसरीली कन्फ्यूजिंग एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015 डिसाइडेड कि लेट अस मर्ज द टू, ओसीआई एंड पीआईओ, और मिला करके इनको नाम दे दिया गया ओसीआई स्कीम, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम। तो आज के डेट में भारत के लोग, जो इंडियन ओरिजिन के लोग विदेशों में रह रहे हैं और वो भारत में मल्टीपल एंट्री करना चाहते हैं वीजा फ्री मैनर में, तो वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड बनवा सकते हैं अगर वो ये क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं। तो कि दे वर एलिजिबल टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन दिस डेट बट दे डिड नॉट टेक सिटीजनशिप, या फिर दे वर सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन दिस डेट बट लेटर ऑन दे गेव अप ऑन देयर सिटीजनशिप। ऐसे लोग या उनके बच्चे, दे कैन गेट देयर ओसीआई कार्ड स्कीम, ओसीआई कार्ड क्रिएटेड, और उसकी मदद से ये तमाम फैसिलिटीज़ वो मिल सकता है। आज की डेट में पीआईओ स्कीम जैसी कोई अलग से स्कीम नहीं चलती है। बोथ ऑफ देम वर मर्ज्ड इन 2015। अब कह सकते हैं, सरल भाषा में कह सकते हैं कि ओसीआई रिप्लेस्ड पीआईओ इन 2015। एग्जिस्टिंग जो पीआईओ कार्ड होल्डर्स थे, दे हैड टू कन्वर्ट देयर पीआईओ कार्ड इनटू ओसीआई कार्ड। आज के डेट में बस एक ही स्कीम है, ओसीआई स्कीम। इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील से संबंधित जो प्रश्न था उसमें पहला स्टेटमेंट यहां जाकर के गलत हो गया है।
India-US civil nuclear deal was signed in 2008, allowing India access to civil nuclear technology after being signatory to NPT. No, that is not the condition. Despite being not a signatory to NPT, India was allowed to have accessibility for its nuclear material as far as civil activities are concerned. तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है. यहाँ पे तो INS वागसीर, ये तो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है. नीलगिरी, ये तो फ्रीगेट है. और सूरत तो डिस्ट्रॉयर क्लास है. हाइड्रोपोनिक्स से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है. आर्टिफिशियल लाइट की कोई ज़रूरत ऐसा नहीं है हाइड्रोपोनिक्स में. दैट इज़ नॉट मैंडेटरी. यहाँ पे देखिए, ये सवाल बड़ा यूनिक था. द क्वेश्चन वाज ऑन मिशन मौसम, बट ये जो ऑप्शंस दिए हैं ये प्रोजेक्ट मौसम पे दिए हैं. प्रोजेक्ट मौसम भारत सरकार का इनिशिएटिव है. ये पहला स्टेटमेंट जो इट रिलेट्स टू प्रोजेक्ट मौसम कल्चरल लिंकेजेस के लिए, दैट इज नॉट मिशन मौसम. दैट इज वाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. एंड मिशन मौसम हैज बीन बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, नॉट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. दैट इज वाई सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.